औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। पटना में पहला दांव फेल, बेंगलुरु में दूसरे दांव पर पलीता, मुंबई में निकली तीसरे दावे की हवा, नीतीश के पुराने करीबी का बड़ा दावा। पहले जब नीतीश कुमार का नाम सुनते थे तो दिमाग में पलटू राम की छवि आती थी, इसलिए नीतीश पर सवाल उठते हैं कि क्या नीतीश कुमार के भीतर में सिर्फ सत्ता का लालच भरा हुआ है। लेकिन अब नीतीश कुमार को देखकर ऐसा लगता है मानो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हालत, और लगता ऐसा भी है कि जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंक देने वाला काम विपक्ष करने वाला है, वैसे ही कुछ नीतीश कुमार की कहानी में भी होता नजर आता है, क्योंकि विपक्ष अब तक 3 मीटिंग कर चुका है। तीनों में नीतीश कुमार ने अलग अलग दांव चले, लेकिन वो तीनों दांव फुस हो गए। क्या इंडिया गठबंधन हाईजैक हो चुका है? क्योंकि जो उस गठबंधन की जड़ थे उनका अब नाम तक नहीं लिया जाता। चर्चा बस गांधी परिवार की होती है, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया जाता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नीतीश कुमार ने जो दांव चले थे वो सामने आ गए। जिसने बताया है वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, और अगर गठबंधन के बीच की बात बाहर जा रही है तो गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि मुंबई में जो मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने जो तीसरा दांव चला था उसने काम नहीं किया। इस दांव के बारे में कहा जा रहा है कि ये दांव ना तो इंडिया को पसंद आया है, और खास तौर पर इस दांव से इस दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी ये दांव बिल्कुल पसंद नहीं आया। दावा तो यहाँ तक किया गया कि नीतीश कुमार ने इन तीनों बैठकों में कमाया कुछ नहीं, उल्टा गमा दिया। तो चलिए नीतीश कुमार के पहले दांव यानी पटना से शुरू करते हैं। क्या था नीतीश का पहला दांव? पटना में जो जुटान हुआ था वो नीतीश कुमार की खून पसीने की मेहनत उसे कहा जा सकता है। देश में जब वो भारत भ्रमण करने के लिए निकले थे तो एक उम्मीद लेकर निकले थे कि मोदी के सामने एक अटूट गठबंधन खड़ा कर देंगे। कामयाब भी रहे, सियासत के मंजे हुए खिलाड़ियों को पिच पर उतारा, लेकिन मैच उस खिलाड़ी से है जो 10 साल से नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहा है। इतने मजबूत खिलाड़ी के सामने गठबंधन बनाना एक बड़ी उपलब्धि थी, और ये किया इसलिए गया था कि गठबंधन उन्हें उसका इनाम देगा और इस गठबंधन के सूत्रधार उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन उनके घर पटना में हुई बैठक में इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई। नीतीश कुमार के करीबी का दावा है कि उनका पहला दांव था जो फेल हो गया। अब सुनिए दूसरा दांव क्या था। नीतीश के दूसरे दांव पर पलीता। पहले सवाल का पटाखा फूटने से पहले ही फुस हो गया, लेकिन दूसरे दांव ने तो बेइज्जती ही करवा दी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ये जो गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, नीतीश कुमार इस बात से सहमत नहीं थे। नीतीश ने अपना विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन उनके विरोध को दबा दिया गया। जबकि इस नाम की जगह नीतीश ने दूसरे नाम का सुझाव भी दिया था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा गया कि नीतीश का सुझाया नाम सोनिया राहुल को पसंद नहीं आया। अब जब राहुल सोनिया को पसंद नहीं आया तो नीतीश आखिर कर क्या सकते हैं, ऐसा दावा किया गया है नीतीश कुमार के जो साथी रहे हैं उन्होंने। तीसरा दांव भी गया खाली। नीतीश की मांग को नहीं माना गया, लेकिन फिर भी नीतीश मुंबई पहुंचे, क्योंकि जिस जगह वो पहुंच चुके हैं वहां से वापस लौटना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। नीतीश ने मुंबई में अपनी चलाने की फिर से कोशिश की और जाति जनगणना का दाव फेंक दिया। ये दाव इसलिए फेंका गया क्योंकि बिहार में इस दाव से नीतीश कुमार अभी तक फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए हैं। नीतीश के करीबी का दावा है कि नीतीश ने मुंबई की बैठक में ये प्रस्ताव रखा कि जाति जनगणना को इंडिया गठबंधन अपना प्रमुख एजेंडा बनाए, लेकिन नीतीश का ये दाव खाली गया, जिसे विपक्ष अपनी एकता बता रहा है। उस एकता को नीतीश पर कतई भरोसा नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो नाम कौन है जो बैठक की अंदरूनी बातों को बाहर तक पहुंचा रहा है। तो सुनिए, उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर उर्फ पीके, जिन्होंने आज
आजकल एक नया राग छेड़ा है, बिहार में जन सुराज यात्रा भी चलाए हुए हैं। पीके ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं आपको वो बता रहा हूं जो फैक्ट है। तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जो अपेक्षा थी वो तो उन्हें मिल ही नहीं रहा। आपके जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि बैठक में जो लोग थे वो सीधे तौर पर हमसे जुड़े हैं। तो ऐसे में अगर पीके अटकलों को केंद्र में रखकर ये बात बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वाकई में कोई विभीषण पीके को जानकारी दे रहा है तो ये गठबंधन के लिए बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि वाकई में गठबंधन अब नीतीश को सीरियस नहीं ले रहा है। दल बदलू वाली छवि नहीं छोड़ रही पीछा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शीर्ष पर रहना पसंद है, अक्सर रहा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में वो सीएम की कुर्सी पर जमे हुए हैं, वो बीजेपी के साथ रहें या फिर लालू के साथ आ जाएं। इस गठबंधन में भी यही कहानी थी, शीर्ष पर रहना था, इसलिए गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन अगुवाई करके भी नीतीश कुमार खाली हाथ रह गए, क्योंकि दल बदलू वाली जो उनकी छवि है वो छवि नेताओं के दिमाग से निकल नहीं पा रही। और निकल इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि एक तो हरिवंश नारायण आज भी सरकार के साथ है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने हरिवंश नारायण के जरिए बीजेपी में अपने लिए एक खिड़की को खुला छोड़ा हुआ है। वक्त वक्त पर दोनों नेताओं की मुलाकात भी होती है और मुलाकात में होता क्या है, दोनों नेता इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं। और दूसरी घटना अभी हफ्ता भर पहले ही घटी है, जब नीतीश कुमार राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए G20 के डिनर में शामिल होने के लिए पहुंच गए। हालांकि विपक्ष के और भी मुख्यमंत्री वहां गए थे, लेकिन चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार के नाम की हुई थी, क्योंकि नीतीश इस गठबंधन के अगुवा रहे हैं और नीतीश से ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। इस डिनर ने नीतीश को फिर से शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद समन्वय समिति की बैठक में जेडीयू के अधिकृत प्रतिनिधि लल्लन सिंह का शामिल ना होना भी संदेह के घेरे में है। तो ऐसे में अगर किसी दिन सुनने को मिल जाए कि नीतीश फिर से पलट गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार फिलहाल लगता है जैसे दो राहे पर खड़े हैं, क्योंकि ये बात 100% सच है कि नीतीश ने जो गठबंधन को जोड़ने के लिए किया है उसके बाद उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। तो क्या नीतीश का मन फिर से डोलने लगा है? और अगर नीतीश का मन डोलने भी लगा है तो कोई अचरज की बात नहीं है, बल्कि वाजिब सा लगता है, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश ने जितनी मेहनत की उसका वाजिब लाभ किसी भी रूप में उन्हें मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा अब तक अफवाह साबित हुई है। नीतीश के साथ ये तब हो रहा है जब नीतीश ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से अलग रहने की घोषणा कर दी। नीतीश ने बिहार की राजनीति से भी 2025 में मुंह मोड़ लेने का फैसला पहले ही कर लिया है और तेजस्वी यादव को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। इन सब के बावजूद विपक्षी गठबंधन ने उन्हें किसी लायक अब तक नहीं समझा। तो क्या नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात नहीं चल रही होगी कि बिहार की राजनीति वो 2025 में छोड़ने वाले हैं? नीतीश कुमार को के चेहरे पर अगला चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और यहाँ राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के गठबंधन में कोई खास उन्हें ना तो पद मिला है और ना ही उनकी पूछ हो रही है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार को कतई भाव नहीं दिया जा रहा। ऊपर से लालू यादव और राहुल गांधी की बढ़ती नजदीकियां भी नीतीश के खेमे की नींदें उड़ा रही हैं, क्योंकि मुंबई में जो मीटिंग होने वाली थी उससे पहले ही लालू यादव ने ऐलान कर दिया था कि इस मीटिंग में कोई भी संयोजक अकेला संयोजक नहीं बनाया जाएगा। हुआ भी ठीक वैसा ही। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, उसमें ज्यादातर पार्टियों के नेताओं को रखा गया, लेकिन संयोजक कोई नहीं बनाया गया। इस मीटिंग के बाद सवाल उठे थे कि क्या गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने इसे हाईजैक कर लिया है, क्योंकि फैसले उसी के इशारे पर होते दिख रहे हैं। तो क्या एक बार फिर देश की राजनीति के समीकरण अब बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं? आप इस खबर पर और समीकरणों पर और नीतीश के साथ जो गठबंधन में हो रहा है उस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।